हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हमारा जो जम्मू यूनिवर्सिटी का बीएड सेमेस्टर 2 है उसका कोर्स नंबर 202 टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन उसका यूनिट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इसमें आपको सारे टॉपिक्स मैं कवर अप करूंगी और विद नोट्स आपको सारा रिटन कंटेंट मिल जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेके वीडियो पॉज करके इजीली ले सकते हैं। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 जो हमारा 202 का है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख लो पहले, और मैं आपको वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो बिना देरी किए सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो पहला इसमें सिलेबस है मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, आफ्टर दैट है नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, देन है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें आपको दो टाइप्स ही कवर अप करनी है, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइन। देन है स्पियर्समैन टू फैक्टर थ्योरी, थ्रस्टॉर्म ग्रुप फैक्टर थ्योरी एंड थ्रॉन्डाइक मल्टी फैक्टर थ्योरी। देन है हमारा नेक्स्ट पोर्शन, उसमें आता है मीनिंग ऑफ असेसमेंट, टाइप्स ऑफ असेसमेंट, नीड्स ऑफ असेसमेंट एंड देन एक टॉपिक है असेसिंग लर्निंग। उसके बीच में हमारा है क्रिएटिंग असेसमेंट, क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक यूजिंग कंसेप्ट मैप्स एंड द टेस्ट। देन है असेसिंग वर्क, ग्रुप वर्क लाइक क्रिएटिंग एंड यूजिंग रूब्रिक्स, पेपर प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट्स एंड ओरल प्रेजेंटेशन। देन है इवेल्युएशन। नेक्स्ट है हमारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, चेकलिस्ट, सेल्फ इवेल्युएशन एंड यूज ऑफ अ पोर्टफोलियोज। तो हम वन बाय वन हर एक टॉपिक को डिस्कस आउट करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस में हम डेफिनेशन को कवर अप करेंगे। तो हम कहते हैं इंटेलिजेंस एक मल्टी फैक्टेड और एक कॉम्प्लेक्स मेंटल एबिलिटी है जो इन्वॉल्व करती है कैपेसिटी टू लर्न, रीजन, प्रॉब्लम सॉल्व और अडेप्ट न्यू सिचुएशन। और इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि कॉग्निटिव एस्पेक्ट से देखा जाए तो ये इन्वॉल्व करती है प्रोसेस लाइक मेमोरी, अटेंशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर इमोशनली एस्पेक्ट से देखा जाए तो ये इंक्लूड करती है अंडरस्टैंडिंग और मैनेजमेंट ऑफ योर इमोशंस एंड द इमोशंस ऑफ अदर। और अगर प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट से हम बात करें तो ये इन्वॉल्व करती है नॉलेज एंड स्किल इन रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। और एक है हमारा लास्ट है, इसकी कल्चरल वेरिएबिलिटी भी होती है। इंटेलिजेंस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चरल बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस। तो कल्चर भी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रन करता है आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर। अब नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये सबसे पहले मल्टी डिमेंशनल है, ये एक सिंगल फॉर्म में नहीं है, यूनिफॉर्म ट्रेट नहीं है, बट कंप्राइजेज ऑफ अ वेरियस डिमेंशन। जैसे लॉजिकल, मैथमेटिकल है, लिंग्विस्टिक है, म्यूजिकल है, इंटरपर्सनल है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इस तरह के डिमेंशन है। नेक्स्ट इसका नेचर है फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस रेफर करती है वो एबिलिटी जिससे आप सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम्स, ठीक है। और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस इन्वॉल्व करती है लर्निंग, जिसको आप यूज करके या एक्सपीरियंस के थ्रू आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है developmental nature. Intelligence evolves over a time, influenced by the genetic factor, environmental stimulations and experience. तो इंटेलिजेंस है आपकी जो इन्फ्लुएंस की जाती है जेनेटिक फैक्टर से भी, इन्वायरमेंटल से भी और एक्सपीरियंस से भी। तो ये कुछ इसके नेचर थे। अब है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस करके भी आ जाता है। तो मैंने डिफरेंस की फॉर्म में ही लिखा है, तो आप चाहे इसको डायरेक्ट लिख के आओ, अगर डिफरेंस की फॉर्म में आएगा तो टेबल फॉर्मेट में लिख देना। सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस आउट करेंगे फ्लूइड इंटेलिजेंस की। तो हम कहते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस रेफर करती है एबिलिटी जो सॉल्व करे हमारे नोवल प्रॉब्लम्स और हम जिसे थिंक करें लॉजिकली इन अ न्यू सिचुएशन, ठीक है। इसके पास कैपेसिटी होती है अडेप्ट करने की, रीजन करने की और सॉल्व करने की प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी प्रीवियस काइंड ऑफ अ नॉलेज। ऐसा नहीं है कि आपको कोई टॉपिक सॉल्व करने के लिए उसकी प्रीवियस नॉलेज होना ज़रूरी है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो वो आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस है। जबकि हमारी जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है वो क्या इन्वॉल्व करती है लर्न नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल एक्वायर्ड ओवर अ टाइम। और ये क्या रिलाई करती है किसके ऊपर, एकम्युलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड स्ट्रेटेजीज गेन थ्रू द एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपीरियंस। तो अगर ये ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस हेल्प करती है जिसके लिए आपको एक्सपीरियंस की, नॉलेज की या स्किल की ज़रूरत हो जो आपने ओवर द टाइम गेन किया हो। नेक्स्ट है हमारा नेचर। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस का नेचर ऐसा है हमारा कि ये प्रेजेंट होता है पर्सन की इनहेरिटेंट पे, अब उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी पे। अब ये टेंड टू पीक इन अर्लियर अडल्टहुड एंड इट देन ग्रेजुअली डिक्लाइंस विद द एज।
तो ये अर्ली अडल्टहुड में पीक पे जाता है और एज के साथ 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 डिक्लाइन होता जाता है। जबकि क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक एप्लीकेशन ऑफ अक्यूमुलेटेड नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये विद एज इंडिविजुअल के साथ इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, आपका एक्सपीरियंस गेन होगा, और तो इसकी वजह से आपकी इंटेलिजेंस भी बढ़ती जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज टास्क एंड एग्जाम्पल। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस कैसे है, मतलब सॉल्विंग पजल, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न। अगर आपको कोई पजल सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो अब कोई बचपन में तो आपको सिखाता नहीं है, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है कि स्पेसिफिकली इस पजल को कैसे सॉल्व करना है, तो ये आप खुद ही सीखते हो विदाउट किसी प्रायर नॉलेज के। तो ये क्या होगी हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस की एग्जाम्पल। और नेक्स्ट है हमारा इसमें लर्न न्यू स्किल क्विकली एंड अडेप्ट न्यू एनवायरनमेंट। तो हम कोई भी न्यू स्किल को क्विकली सीख लेते हैं और न्यू एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं। जबकि क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में क्या होता है, जैसे वोकेबुलरी टेस्ट है, जनरल नॉलेज असेसमेंट है, एकेडमिक अचीवमेंट है, तो इसके लिए आपके पास प्रीवियस नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको एग्जाम देने जा रहे हो तो अगर आपके पास प्रीवियस नॉलेज नहीं है, एडिशन कैसे करते थे 1 नंबर की या 2 नंबर की, तो आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये अप्लाई की जाती है लर्न इन्फॉर्मेशन को हम अप्लाई करते हैं एक स्पेसिफिक डोमेन के अंदर, जैसे साइंस, हिस्ट्री और लैंग्वेज में। अब इसमें आता है न्यूरोलॉजिकल बेसिक। अगर इसके ऊपर देखा जाए तो जो हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है, ये एसोसिएट होती है विद द एफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन द ब्रेन, फ्रंटियल एंड द पेरेंटल रीजन। ओके, बट क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस जो होती है वो लिंक्ड होती है टेम्पोरल एंड लेफ्ट फ्रंटियल ब्रेन रीजन, इंडिकेटिंग द स्टोरेज एंड द रिट्राइवल ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो अगर किसी स्टूडेंट ने बायो की हुई है ना, तो उसको ये पता होगा कि कहाँ पे ये रीजन होते हैं ब्रेन में। ठीक है, अब बात की बात एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ होती है इंटेलिजेंस यूज। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस कहाँ होती है हमारी, इसकी इंपॉर्टेंस होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में और अडेप्टेबिलिटी इन एजुकेशन सेटिंग्स में। और क्रिस्टलाइज जो हमारी इंटेलिजेंस होती है उसका रोल होता है बिल्डिंग अ फाउंडेशन ऑफ अ नॉलेज एंड स्किल ओवर द टाइम। और जो हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो हमें सजेस्ट करती है नीड ऑफ अ डायनेमिक एंड एंगेजिंग टीचिंग मेथड टू फॉस्टर अ फ्लूइड इंटेलिजेंस। जबकि हमारी जो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है वो सपोर्ट करती है वैल्यू फॉर अ वेल राउंडेड एजुकेशन, जो प्रमोट करती है एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज। अब डेवलपमेंटल चेंजेस क्या आती हैं, तो फ्लूइड इंटेलिजेंस हमें शो करती है मोर वर्नेबिलिटी क्रॉस द इंडिविजुअल एंड टेंड टू डिक्लाइन विद द एज, जो हमने अभी पहले भी पढ़ा। और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस क्या करती है, वो इंक्रीज होती जाती है स्टेडली एज इंडिविजुअल अकोमोडेट मोर नॉलेज और गेट एक्सपर्ट इन देयर लाइफ। सो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारी है स्पेयरमैन टू फैक्टर थ्योरी। तो ये किसने बनाई थी, चार्ल्स स्पेयरमैन ने बनाई थी। और इसका मेन पॉइंट ये था कि देयर इज वन बिग इंटेलिजेंस फैक्टर, जिसको हम जी फैक्टर भी कहते हैं, वो इफेक्ट करती है हाउ वेल यू डू इन एवरीथिंग। ठीक है, तो अब इस जी फैक्टर को समझते हैं, इसको हम कहते हैं जनरल इंटेलिजेंट। So what is it? G is like your overall smartness, the general ability that help you to understand different things. For example, if you are good at math, you are likely to be good at other stuff because of the G factor. अब इसमें एक स्पेसिफिक एबिलिटीज एस फैक्टर भी आता है। ठीक है, तो ये दो फैक्टर पे काम करती है, जी एंड एस। तो अब व्हाट आर दे बिसाइड जी, स्पेयरमैन सेड दैट देयर इज specific skills S factor for a certain task. For example, like being good with the word or understanding the shapes. So how they work together? अब G और S factor कैसे काम करते हैं? तो G is like the boss influencing everything and S is like the worker doing a specific job. तो इमेजिन करो कि G एट द टॉप है एंड डिफरेंट स्पेसिफिक एबिलिटीज लाइक मैथ और लैंग्वेज उसके बिलो है। ठीक है, तो अब इसका टीचिंग में क्या रोल है, ऑल राउंड टीचिंग, टीचर शुड हेल्प द स्टूडेंट विद अ डिफरेंट स्किल, नॉट जस्ट द वन स्किल। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज टेस्ट, टेस्ट शुड बी लुक एट द बोथ ओवरऑल इंटेलिजेंस एंड द स्पेसिफिक स्किल्स ऑल्सो। अब क्रिटिसाइज किसने किया, तो क्रिटिसिज्म में कहते हैं कि समवन से दैट इट टू बेसिक एंड डज नॉट कैप्चर ऑल एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंट, ये सिर्फ जर्नल और स्पेसिफिक पे ही काम कर रही है और नॉट फॉर एवरीवन। तो डिफरेंट पीपल के अकॉर्डिंग, डिफरेंट बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ये सब पे अप्लाई भी नहीं की जा सकती।
और आज की डेट में कहाँ यूज होगी? इवन दो वी टॉक अबाउट डिफरेंट इंटेलिजेंस टूडे, सम स्टिल बिलीव इन द मिक्स ऑफ अ जनरल एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, ठीक है। और ये हेल्पफुल है टीचिंग में, हेल्प करती है टीचर को अंडरस्टैंड करने के लिए उनके स्टूडेंट्स को, और कि वो किस एरिया में गुड है और किस एरिया में स्ट्रगल करते हैं। तो कंक्लूजन की फॉर्म में हम ये कहते हैं कि स्पीयरमैन ने एक आइडिया दिया था दैट देयर इज वन बिग इंटेलिजेंस फैक्टर, जिसको हम जी फैक्टर कहते हैं, जो इफेक्ट करते हैं एवरीथिंग प्लस द स्पेसिफिक स्किल्स फॉर अ सर्टेन टास्क। इट शेप्स हाउ वी थिंक अबाउट द इंटेलिजेंस एंड टीचिंग टूडे। आई होप आप सबको समझ आ गया हो। अगर ये आपको फुल डिटेल टॉपिक चाहिए अगर, तो हैंड रिटन नोट्स के साथ तो पिंग कर देना, मैं वो वीडियो भी सेपरेट अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट वन इज थ्रस्टॉन ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो ये हमारी दी थी रॉयस एल थ्रस्टॉन ने, और इसका पीछे का आइडिया ये था कि वो सजेस्ट करते हैं जो इंटेलिजेंस है वो सेवरल प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज को कंसिस्ट करती है, ना कि एक सिंगल जर्नल फैक्टर को, ठीक है। अब प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज क्या हैं? ये कहते हैं अनलाइक थ्योरीज विथ वन जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर, थ्रस्टॉन आइडेंटिफाई मल्टीपल प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, ठीक है, जैसे वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, न्यूमेरिकल एबिलिटीज, स्पाइटल रिलेशंस, मेमोरी और अदर एबिलिटीज टू। तो ये एक इमेज है जहाँ पे सारी एबिलिटीज बता रखी हैं। टोटल 7 मेंटल एबिलिटीज हैं इसमें। जैसे सबसे पहली है स्पेटल एबिलिटी, जो एबिलिटी होती है परसीव करने के लिए स्पेक्ट्रल रिलेशंस। नेक्स्ट वन इज परसेप्चुअल एबिलिटी, जो ग्रास्प करती है विजुअल एड्स को। नेक्स्ट वन इज न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो डील करती है न्यूमेरिक नंबर्स के साथ। नेक्स्ट वन इज अ वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, जो अंडरस्टैंड करती है मीनिंग ऑफ वर्ड। नेक्स्ट वन इज अ वर्ड फ्लुएंसी, जो थिंक एंड यूज करती है वर्ड्स को रैपिडली। अब नेक्स्ट वन इज अ मेमोरी, जो एबिलिटी देती है आपको रिमेंबर करने की। और लास्ट वन इज अ रीजनिंग, जो आपको थिंक करने की लॉजिकली वो एबिलिटी देती है। नाउ आता है फैक्टर एनालिसिस, हाउ ही फिगर्ड इट आउट। थर्स्टॉन ने कैसे ये पता किया? तो थर्स्टॉन यूज द फैक्टर एनालिसिस टू डिस्कवर दीज प्राइमरी मेंटल एबिलिटी एंड ईच एबिलिटी कंसिडर अ सेपरेट फैक्टर, नॉट जस्ट अ वेरिएशन ऑफ अ सिंगल फैक्टर। अब ये इंडिपेंडेंस ऑफ अ फैक्टर, Thurston argued that these mental ability are relatively independent of each other. कोई किसी पर dependent नहीं है. No G factor is there. In contrast to theory of a Spearman, Thurston did not believe in a single overachieving factor called a G factor. अब hierarchical organization में Thurston ने एक organized की abilities in a hierarchy, like a specific skill at the lower level and more general factors at the top. For example, at the lower level you have a skill like a numerical ability, and a higher level you have a broader factor like a reasoning ability. Okay, now अब measurement कैसे होती है? तो थ्रस्टॉन ने डेवलप किया टेस्ट स्पेसिफिकली डिजाइन, जो मेजर करता है ईच प्राइमरी एबिलिटी को, और ये अप्रोच अलो करती है फॉर क्रिएशन ऑफ इंडिविजुअल प्रोफाइल शोकेसिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इन वेरियस मेंटल एबिलिटीज। अब एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशंस क्या कहती हैं? रिकॉग्नाइजिंग मल्टीपल मेंटल एबिलिटीज, सपोर्ट द आइडिया ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन ट्रेल टू अ स्पेसिफिक कॉग्निटिव स्ट्रेंथ, ठीक है। और इसको आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक में भी यूज कर सकते हो, जैसे एडुकेटर फोकस कर सकते हैं डेवलप करने में स्पेसिफिक स्किल इन द सब्जेक्ट्स रहते थे वन साइज इट ऑल अप्रोच, ठीक है। अब क्रिटिसिज्म क्या हुआ? कोई कहता है कि कॉम्प्लेक्सिटी है, तो किसी ने आर्ग्यू किया है कि थ्रस्टन की थ्योरी है वो न्यूमरस फैक्टर पर डिपेंड है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स है, और ये इसलिए भी थोड़ी ओवरलैप करती है डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज पे, तो ये थोड़ी ओवरलैपिंग भी है। मॉडर्न लाइफ में कहाँ यूज होती है? थर्स्टन थिंक करते हैं कि ये इन्फ्लुएंस करती है हाउ इंटेलिजेंट टेस्ट इज एंड डिजाइन एंड एम्फसाइज अ ब्रॉडर व्यू ऑफ अ कॉग्निटिव एबिलिटीज। और इंटीग्रेशन है, elements of a Thurston theory are integrated into modern theories recognizing a diverse intelligence. तो in conclusion, थर्स्टन कहते हैं कि जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है वो एक चैलेंज्ड आइडिया है ऑफ सिंगल इंटेलिजेंस फैक्टर एंड सजेस्ट दैट इंटेलिजेंट इज बेटर अंडरस्टूड एज अ कलेक्टिव ऑफ अ डिस्टिंक्ट मेंटल एबिलिटीज, ना कि ऑन अ सिंगल फैक्टर। और दिस रिस्पेक्टिव हैज अ लास्ट इम्पैक्ट ऑन हाउ वी थिंक अबाउट एंड मेजर द इंटेलिजेंस। अब अगली है हमारे पास थ्रोनडाइक की मल्टीफैक्टर थ्योरी। इसको थ्रोनडाइक ने बनाया था, और थ्रोनडाइक की मल्टीफैक्टर थ्योरी सजेस्ट करती है कि इंटेलिजेंस एक सिंगल एंटिटी नहीं है, जबकि कलेक्शन ऑफ एबिलिटीज है।
अब यहाँ पे इसका मेन कंसेप्ट ये कहता है कि ये जो सी थॉर्नडाइक आइडेंटिफाई करता है 3 फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस जो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट रिसेप्ट ऑफ अ कॉग्निटिव फंक्शन। पहला फैक्टर है सोशल इंटेलिजेंस जो अंडरस्टैंड और डील करती है विद द पीपल इफेक्टिवली। नेक्स्ट वन इज अ मैकेनिकल इंटेलिजेंस जो एबिलिटी है अंडरस्टैंड करने की मैकेनिकल और स्पाइटल रिलेशनशिप। और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है वो कैपेसिटी है फॉर वर्क सॉल्विंग एंड द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब सोशल इंटेलिजेंस क्या है इसमें? सोशल इंटेलिजेंस मतलब द एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड एंड इंटरेक्ट इफेक्टिवली इन द सोशल सिचुएशन लाइक एम्पैथी देना, कम्युनिकेशन स्किल का होना, अंडरस्टैंड करना सोशल क्यूज को, वो सब कुछ। अब है मैकेनिकल इंटेलिजेंस, तो ये एबिलिटी है अंडरस्टैंड करने के लिए और वर्क करने के लिए विद द मैकेनिकल और स्पाइटल रिलेशनशिप, जैसे स्किल्स रिलेटेड टू मैकेनिकल टास्क सच एज स्पाइटल रीजनिंग एंड हैंड्स ओन एक्टिविटी। अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस क्या है? ये कैपेसिटी है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने के लिए और डील करने के लिए कॉम्प्लेक्स आइडिया के साथ। तो ये पार्शियल थिंकिंग है और लॉजिकल रीजनिंग है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट वन इज इंडिपेंडेंस ऑफ अ फैक्टर। अब जो थॉर्नडाइक वो बोलता है कि ये जो फैक्टर्स हैं वो रिलेटिवली इंडिपेंडेंट है ईच अदर के, यहाँ पे कोई जी फैक्टर नाम की चीज़ नहीं है हमारे पास। अब ये है कि थॉर्नडाइक की थ्योरी जो है वो इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ अ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो अलो करती है आपको अप्लाई करने के लिए नॉलेज एंड स्किल एवरी रियल वर्ल्ड सिचुएशन में। और इसके एग्जाम्पल जैसे हम ले लें, द एबिलिटी टू यूज द इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली इन एवरीडे लाइफ। अब है एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशंस, तो ये रिकॉग्नाइज करती है मल्टी फैक्टर थ्योरी हमारी कि जो एजुकेशन है वो एड्रेस होनी चाहिए वेरियस कॉग्निटिव स्किल्स के साथ। और नेक्स्ट ये एम्फेसाइज करती है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस एंड द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन एवरीडे सिनेरियो। अब नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन, तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है वो सपोर्ट करती है आइडिया ऑफ अ ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन टू एड्रेस द डिवर्स कॉग्निटिव नीड ऑफ अ स्टूडेंट। और ये हाईलाइट करती है इंपॉर्टेंस ऑफ कनेक्टिंग एजुकेशन विद द रियल लाइफ सिचुएशन। और क्रिटिसिज्म ये है कि कोई आर्ग्यू करता है कि बड़ी सिंपल है एज कम्पेयर टू द कॉम्प्लेक्स वन, और ये ओवरलैप भी करती है, ठीक है, ये फैक्टर अभी भी इसमें रिमूव नहीं हुआ है। तो थॉर्नडाइक की मल्टीफैक्टर थ्योरी बेसिकली यही कहना चाहती है कि हमें diversity of intelligence आइडेंटिफाई द सोशल मैकेनिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट फैक्टर, इनको रियलाइज करना चाहिए, एम्फेसाइज करना चाहिए। और इट अंडरस्कोर्स द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस इन रियल लाइफ सिचुएशन ऑल्सो एंड हैज इम्प्लीमेंटेशन इन अ पर्सनलाइज्ड एंड वेरियस एजुकेशन अप्रोच ऑल्सो। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ असेसमेंट। तो असेसमेंट एक प्रोसेस है गैदर करने का, इंटरप्ट करने का, यूज करने का इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड एंड प्रूव करने का स्टूडेंट लर्निंग। ये इन्वॉल्व करती है सिस्टमेटिक collection of evidence about the student performance to make the information make the informed educational डिसीजंस। अब इसके कुछ की एलिमेंट्स हैं जैसे ऑन गोइंग प्रोसेस। असेसमेंट जो है वो वन टाइम इवेंट नहीं है बट कॉन्टिन्यूड प्रोसेस है जो अक्सर करते हैं थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग। डिवर्स मेथड्स है, इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, टूल्स होते हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं जो डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग को इवेलुएट करती हैं। फीडबैक, अब असेसमेंट प्रोवाइड करती है वैल्यूएबल फीडबैक टू बोथ अ टीचर एंड अ स्टूडेंट हेल्पिंग इन इंस्ट्रक्शन इंप्रूवमेंट एंड स्टूडेंट इन अ डेवलपमेंट। नाउ टाइप्स ऑफ असेसमेंट। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, ये एम करते हैं प्रोवाइड करने का ऑन गोइंग फीडबैक ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, ओके। और ये मेथड कैसे होते हैं, जैसे क्विज कर ले सकते हो, डिसीजन हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकती है, डिस्कशन हो सकता है, क्विज हो सकता है, एक्सटेम्पोर हो सकता है, रेगुलर क्लास एक्टिविटीज हो सकती है। तो रोल क्या होता है, ये हेल्प करता है टीचर्स को टू मेक द रियल एडजस्टमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड एड स्टूडेंट इन अंडरस्टैंडिंग देयर प्रोग्रेस। और नेक्स्ट होती है हमारी समेटिव, तो इसका पर्पस होता है कंडक्ट एट द एंड ऑफ यूनिट कोर्स और एकेडमिक पीरियड टू इवेलुएट द ओवरऑल स्टूडेंट लर्निंग। और ये मेथड कैसे है, इसके फाइनल एग्जाम हो गए, स्टैंडर्डाइज पेपर हो गए, प्रोजेक्ट हो गए, टर्म पेपर हो गए, एक्सेट्रा। और इसमें रोल क्या है कि प्रोवाइड करती है हमें समरी ऑफ व्हाट स्टूडेंट हैव लर्न एंड असेस देयर ओवरऑल अचीवमेंट। नाउ है हमारे डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ये आइडेंटिफाई करती है स्टूडेंट की स्ट्रेंथ, वीकनेस और एरिया फॉर द इम्प्रूवमेंट एट द बिगनिंग ऑफ अ कोर्स और इंस्ट्रक्शन यूनिट। और इसमें मेथड क्या है, जैसे प्री टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, इंटरव्यू और रेडीनेस असेसमेंट। और इसमें रोल क्या है कि गाइड करती है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग टू एड्रेस द इंडिविजुअल नीड। एंड लास्ट वन इज अ परफॉर्मेंस असेसमेंट, ये क्या करती है, मेजर करती है स्टूडेंट की एबिलिटी को अप्लाई करने में नॉलेज और स्किल लाइक ऑथेंटिकेट रियल वर्ल्ड ऑथेंटिकेशन।
और मेथड क्या है इसमें, जैसे प्रोजेक्ट हो गए, पोर्टफोलियो हो गए, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो गई, एक्सेट्रा। और इसका रोल क्या है, ये इवेलुएट करती है एप्लीकेशन एंड ट्रांसफर करती है लर्निंग टू अ प्रैक्टिकल सिचुएशन। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द नीड ऑफ असेसमेंट। तो असेसमेंट की नीड ये है, ये इन्फॉर्म करती है इंस्ट्रक्शंस। तो असेसमेंट प्रोवाइड करती है वैल्यूएबल इंसाइट ऑफ अ स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग और अलो करती है टीचर को अडेप्ट करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए देयर इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी बेस्ड अपॉन द स्टूडेंट नीड। नेक्स्ट है, ये रेगुलर फीडबैक देती है आपको फ्रॉम द असेसमेंट और हेल्प करती है स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए उनकी स्ट्रेंथ, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ ऑफ अ माइंडसेट एंड सेल्फ रेगुलेटिंग लर्निंग। आफ्टर दैट जो असाइनमेंट है, ये एसेंशियल है डिटरमाइन करने के लिए कि इंस्ट्रक्शन गोल्स और लर्निंग आउटकम्स अचीव हो रहे हैं कि नहीं, और गाइडिंग करती है डिसीजन फॉर अ करिकुलर डेवलपमेंट और रिफाइनमेंट। नेक्स्ट है असाइनमेंट एक टूल है जो अकाउंटेबल है वेरियस लेवल पे, इंक्लूडिंग टीचर accountability for effective instruction, school accountability for student achievement and system wide accountability for educational outcome। इवन जो असाइनमेंट है और जो असाइनमेंट डाटा है वो हेल्प करता है मेक करने के लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट द करिकुलम में क्या एडजस्टमेंट होनी चाहिए, रिसोर्स कैसे एलोकेशन होनी चाहिए और एजुकेशन पॉलिसी क्या होनी चाहिए। और नेक्स्ट वन इज कि जो ये आपको मोटिवेट और एंगेज करता है, जो वेल डिज़ाइन असाइनमेंट होती हैं वो मोटिवेट करती हैं स्टूडेंट्स को और एंगेज करती हैं लर्निंग प्रोसेस में और उनकी अचीवमेंट में उनकी हेल्प भी करती हैं। नेक्स्ट वन इज ये वैलिडेट करती हैं टीचिंग प्रैक्टिस को, असेसमेंट लो करती है टीचर को इवेलुएट करने के लिए अपने टीचिंग मेथड्स को और प्रोफेशनल ग्रोथ को इन अ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। Now moving to the next step, that is creating of assignment classroom assessment techniques using the concept of map and etc. Now creating assessment क्या है, इसका पर्पस क्या होता है, असेसमेंट क्या करता है, एक टास्क है जो स्टूडेंट को दिया जाता है ताकि आप उसका अंडरस्टैंडिंग समझ सको एक टॉपिक को लेके और अब देख सको कि क्या एबिलिटी है उनकी अप्लाई करने के लिए उस कंसेप्ट को। अब इसके करेक्टरिस्टिक ये होते हैं कि एक तो इसका क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है, असाइनमेंट आपको एक क्लियर गोल देती है और ऑब्जेक्टिव देती है लर्निंग आउटकम का। वेरिड फॉर्मेट्स होते हैं, ऐसे रिपोर्ट प्रोजेक्ट फॉर्मेट, किसी भी फॉर्म में आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव को देख सकते हो। और इसका एक असेसमेंट क्राइटेरिया होता है, क्लियर क्राइटेरिया होता है जो हेल्प करता है आपको इवेलुएट करने के लिए और प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को गाइडेड एंड इंश्योर फेयरनेस। ठीक है, नेक्स्ट वन, अब इसके बेनिफिट क्या है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जो असाइनमेंट है वो प्रमोट करती है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन प्रैक्टिकल सिनेरियोज, एनकरेज करती है क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंडिपेंडेंट रिसर्च स्किल और अलो करती है इंडिविजुअल असाइनमेंट and allow for individual assignments highlighting each student understanding. Next is a classroom teaching, classroom assessment technique. अब इसका पर्पस क्या होता है कि क्विक और इनफॉर्मल असेसमेंट यूज की जाए टू गैंग द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड इंफॉर्मेशनल इंस्ट्रक्शनल डिसीजन। एग्जाम्पल जैसे मिनट पेपर, स्टूडेंट टेक अ मिनट टू राइट द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग दे लर्नड। ओके, और कंसेप्ट मैपिंग में क्या होता है, हम क्रिएट करते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन द कंसेप्ट। और एक तरीका और होता है वन सेंटेंस की फॉर्म में, जहाँ पर स्टूडेंट समराइज कर देता है पूरे लेसन को वन सेंटेंस में, या जिसको हम कहते हैं समरी लिख देता है। अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं, एक तो इमीडिएट फीडबैक मिलता है फॉर बोथ टीचर और स्टूडेंट को, दूसरा ये हेल्प करता है इंस्ट्रक्टर को एडजस्ट करने के लिए देयर इंस्ट्रक्शन मेथड्स को बेस्ड अपॉन द स्टूडेंट नीड, और ये इनकरेज करता है स्टूडेंट को रिफ्लेक्ट देयर लर्निंग प्रोसेस। नाउ कंसेप्ट मैप्स क्या होते हैं, मैप्स क्या होते हैं बेसिकली। तो कंसेप्ट मैप्स एक विजुअल टूल होता है जो रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टॉपिक्स एंड द आइडिया। अब इनकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, एक नोड होता है और एक लिंक होता है। इसमें कंसेप्ट आर रिप्रेजेंटेड एज अ नोड्स एंड रिलेशनशिप आर डिपिक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ लिंक। एंड हायरार्की होती है, जैसे इसमें कंसेप्ट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड हायरार्किकली टू शो द लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। जैसे हम कोई टाइप्स बताते हैं ना, तो हम पहले लिखते हैं कि ये टाइप है, फिर फ्लो चार्ट टाइप बनाते हैं, वो होते हैं मैप्स। आफ्टर दैट है बेनिफिट्स, ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए और स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए देयर नॉलेज का। ये क्या करता है, आइडेंटिफाई गैप करता है, रिवील करता है गैप्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरिया एंड द एरियाज वेयर द क्लैरिफिकेशन इज नीडेड। और ये फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन और अनेबल करता है आपको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए कॉम्प्लेक्स आइडिया। तो विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट आप इजिली कंसेप्ट को बता सकते हो। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ अ टेस्ट। तो टेस्ट आर असाइनमेंट, concept tests are assignments designed to evaluate the student understanding of the specific concept.
अब इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये फोकस्ड क्वेश्चंस पे होते हैं। क्वेश्चंस आर टारगेटेड टुवर्ड असेसिंग अ पर्टिकुलर कंसेप्ट ऑफ अ आइडिया। मल्टीपल फॉर्मेट्स में होते हैं, मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, शॉर्ट्स हो सकते हैं, डायग्राम बेस्ड हो सकते हैं, और टाइमली फीडबैक, टाइम टू टाइम फीडबैक देते रहते हैं और री करते हैं लर्निंग को। बेनिफिट क्या है, ये हेल्प करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में, ठीक है। और ये क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द मिसकंसेप्शन, रिवील करते हैं कॉमन मिसकंसेप्शन दैट कैन बी एड्रेस, क्वांटिटेटिव डाटा को प्रोवाइड करते हैं ऑन बेस्ड ऑन द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग एंड यूजिंग ऑफ ए रूब्रिक्स, प्रेजेंटेशन पेपर, प्रोजेक्ट ओवरऑल प्रेजेंटेशन। सो सबसे पहले रूब्रिक्स का क्या है, तो डेफिनेशन एक क्या होती है, रूब्रिक एक स्कोरिंग टूल है जो प्रोवाइड करता है क्राइटेरिया फॉर असेसिंग द स्टूडेंट वर्क। ये आउटलाइन करता है एक्सपेक्टेशंस एंड लेवल ऑफ द परफॉर्मेंस। अब पर्पस क्या होता है कि ये यूज किया जाता है इवेलुएट करने के लिए इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ असाइनमेंट, प्रोवाइडिंग अ क्लियर गाइडलाइंस फॉर द असेसमेंट। अब क्या कंपोनेंट्स है इसके, एक तो क्राइटेरिया होना चाहिए, स्पेसिफिक कंसेप्ट्स ऑफ अ डायमेंशन ऑफ द असाइनमेंट बीइंग इवेलुएटेड। अब लेवल ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट वेरियस लेवल ऑफ असाइनमेंट। ओके, देन क्या होना चाहिए इसमें, स्कोरिंग स्केल भी होना चाहिए, न्यूमेरिकल स्केल फॉर डिस्क्रिप्टिव लेवल फॉर ईच लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। अब इसका क्या बेनिफिट है, एक तो क्लैरिटी प्रोवाइड करता है, क्लियर एक्सपेक्टेशन फॉर द स्टूडेंट, स्टैंडर्डाइज द असेसमेंट प्रोसेस, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी भी देता है, ये मेक करता है ग्रेडिंग को मोर ट्रांसपेरेंट और कंसिस्टेंट। और लास्ट ये फीडबैक फैसिलिटेट करता है और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करता है, जिससे हाईलाइट होती है स्टूडेंट का स्ट्रेंथ और इम्प्रूवमेंट एरिया। अब पेपर प्रेजेंटेशन, अब इसका पर्पस है, पेपर प्रेजेंटेशन असेस करता है स्टूडेंट की एबिलिटी टू कम्युनिकेट द आइडिया, रिसर्च फाइंडिंग और आर्ग्यूमेंट इफेक्टिवली। कंपोनेंट्स क्या है इसमें, पहला तो कंटेंट आएगा, इवेल्युएशन ऑफ द डेप्थ एंड एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन असेसिंग द लॉजिकल फ्लो एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंटेशन, लाइक पहले डेफिनेशन लिखी, फिर सिंटैक्स लिखा, फिर एग्जांपल लिखी, फिर आप ऐसे ऐसे करके लिखना ऑर्गेनाइज्ड वे में। फिर है डिलीवरी, इवेल्युएट करना क्वालिटी ऑफ अ वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, और इसके बेनिफिट क्या होंगे, कम्युनिकेशन स्किल असेस हो पाएगी, और रिसर्च प्रोफिशिएंसी, इवेल्युएट कर पाएगा स्टूडेंट की एबिलिटी टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन कोहेरेंटली, और इनकरेज करेगा क्रिटिकल थिंकिंग एंड द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द क्वेश्चन। अब बात आती है प्रोजेक्ट्स की, तो प्रोजेक्ट एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है जहाँ पर स्टूडेंट वर्क टुगेदर करते हैं, क्रिएट अ टेंजिबल टॉपिक। अब इसके कंपोनेंट्स जैसे टीम वर्क, ये इवेलुएट करते हैं कि हाउ वी परफॉर्म इन अ ग्रुप, ठीक है, हाउ विल द ग्रुप मेंबर कोलैबोरेट एंड कंट्रीब्यूट। क्रिएटिविटी होती है ना कि जैसे उसमें हम असेस करते हैं ओरिजिनलिटी एंड इनोवेशन अबाउट ऑफ द स्टूडेंट। आगे होती है कंटेंट क्वालिटी, इवेलुएट किया जाता है इसमें सब्सटेंस एंड रेलिवेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वन इज अ बेनिफिट, अब इसमें कोलैबोरेशन होती है, इनकरेज करता है टीम वर्क को एंड कॉपरेशन अमंग द स्टूडेंट। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में आप इसको रियलिटी में इसको अप्लाई कर सकते हो। और डिवर्स स्किल, जैसे असेस करते हैं रेंज ऑफ स्किल, जैसे आप रिसर्च, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, सारे पार्ट्स को। नेक्स्ट वन इज ओरल प्रेजेंटेशन, ओरल प्रेजेंटेशन असेस करती है स्टूडेंट की एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली इन द स्पोकन फॉर्मेट। इसके कंपोनेंट्स क्या है, जैसे क्लैरिटी, असेसिंग हाउ विल द प्रेजेंटर कम्युनिकेट्स आइडिया, evaluate the level of audience engagement and the interest, and assessing the ability to present within the allocated time also। अब बेनिफिट क्या है, इससे क्या होता है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में होता है, असेस करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन और आर्टिकुलेशन, कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं पब्लिक स्पीकिंग का, और इसमें प्रेजेंटेशन स्किल भी डेवलप होती हैं, ऑर्गेनाइज डेवलप स्किल्स इन ऑर्गेनाइजिंग इन द प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन। नाउ लास्ट टॉपिक है अब हमारा वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है असेस करने का स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ अ प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, पॉलिसी और इंडिविजुअल टू डिटरमाइन इट इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड ओवरऑल मेरिट। ये इन्वॉल्व करती है कलेक्शन और एनालिसिस ऑफ द रेलिवेंट डाटा टू मेक अ फॉर्म्ड जजमेंट और अ डिसीजन अबाउट द वैल्यू, क्वालिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द सब्जेक्ट बीइंग इवेलुएटेड। अब इसके कुछ की कंपोनेंट है, जैसे क्राइटेरिया, क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए स्टैंडर्ड और बेंचमार्क अगेंस्ट इन विच द सब्जेक्ट इज मेजर्ड। डाटा कलेक्शन, द गैदरिंग ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस मेथड्स जैसे सर्वे, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, असेसमेंट। एनालिसिस होना चाहिए जिसमें होता है एग्जामिनिंग एंड इंटरप्टिंग द कलेक्टेड डाटा टू ड्रॉ द मीनिंगफुल कंक्लूजन। जजमेंट होनी चाहिए, इन्फॉर्मिंग एन असेसमेंट और जजमेंट बेस्ड ऑन द एनालिसिस एंड कंपैरिजन with the established criteria। और लास्ट है फीडबैक, प्रोवाइड करता है फीडबैक टू द स्टेक होल्डर विच में इंक्लूड द रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ सक्सेस। अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, पहली है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। ये कब, इसका पर्पस क्या है, ये कंडक्ट की जाती है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट और द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम और अ प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड अ फीडबैक फॉर द इम्प्रूवमेंट।
ओके और इसका फोकस क्या होता है, आइडेंटिफाई करना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन द रियल टाइम टू एनहांस देयर इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट वन इज समेटिव इवैल्यूएशन। ये कंडक्ट की जाती है एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम और अ प्रोजेक्ट टू असेस द ओवरऑल इफेक्टिवनेस एंड द आउटकम ऑफ द स्टूडेंट एंड ये डिटरमाइन करती है सक्सेस एंड इम्पैक्ट ऑफ द इनिशिएटिव। नेक्स्ट इज द प्रोसेस इवैल्यूएशन। ये एग्जामिन करती है द इम्प्लीमेंटेशन एंड द डिलीवरी ऑफ द प्रोग्राम और अ प्रोजेक्ट। इसका फोकस होता है ऑन हाउ एक्टिविटीज आर कैरिड आउट एंड वेदर दे आर अलाइंड विद द इंटेंडेड प्लान और नॉट। नेक्स्ट वन इज आउटकम इवैल्यूएशन। ये असेस करती है द इंटेंडेड रिजल्ट एंड द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोग्राम और अ प्रोजेक्ट। और ये कैसे, इसका फोकस क्या होता है, ये मेजर करती है चेंजेस और बेनिफिट रिजल्ट फ्रॉम द इनिशिएटिव कि हमें क्या चेंजेस आई, ठीक है। और एक होती है इम्पैक्ट इवैल्यूएशन। इसका बेसिकली होता है ये असेस करती है द ब्रॉडर एंड ऑफन लॉन्ग इफेक्ट ऑफ द प्रोग्राम और प्रोजेक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। और एग्जाम फोकस इसका होता है कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन इंटरवेंशन एंड ऑब्जर्व्ड आउटकम पे। तो बेसिकली इसमें हमें फॉर्मेटिव और सबमिटिव ही करनी है। नेक्स्ट इज एंटेंस्टोडियल रिकॉर्ड्स। तो ये क्या होते हैं, वो रिकॉर्ड्स होते हैं जो डिटेल्ड नरेटिव डिस्क्रिप्शन और ऑब्जर्व्ड बिहेवियर के ऊपर होते हैं इवेंट और इंटरेक्शन के बीच में। ये प्रोवाइड करते हैं क्वालिटेटिव अकाउंट ऑफ अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस एक्शन और एक्सपीरियंस इन द स्पेसिफिक कंटेंट। अब पर्पस क्या है इसका, इसका पर्पस होता है कैप्चर करना ऑथेंटिक डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट बिहेवियर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ओवर द टाइम। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, किस फॉर्म में किया जाता है, पहले तो डेट एंड टाइम होना चाहिए, रिकॉर्ड द डेट एंड टाइम ऑफ द ऑब्जर्वेशन टू द पीरियड कॉन्टेक्स्ट एंड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेटिंग, डिस्क्राइब द फिजिकल एंड द सोशल एनवायरनमेंट वेयर द ऑब्जर्वेशन टुक प्लेस। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट की डिटेल, इंक्लूड द स्टूडेंट डिटेल अबाउट वट यू आर बीइंग टू ऑब्जर्व सच एज नेम एज एनी रेलिवेंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जिस स्टूडेंट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो। नेक्स्ट होता है बिहेवियर इवेंट, प्रोवाइड करो डिटेल और ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर और इवेंट ऑब्जर्व। स्पेसिफिक लैंग्वेज का यूज करो और वाइड करो इंटरसेप्शंस। ओके, कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इंक्लूड करो कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो इन्फ्लुएंस करती है ऑब्जर्वर का बिहेवियर सच एज इंटरेक्शन विद प्रीज इंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एनवायरमेंटल फैक्टर। और लास्ट में क्या करो, एनालिसिस और रिफ्लेक्शन दो, जैसे इंक्लूड करो रिफ्लेक्शन और एनालिसिस ऑफ द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर। दिस कैन बी प्रोवाइड इनसाइट इनटू द पॉसिबल रीजन बिहाइंड द बिहेवियर और सजेस्ट द फ्यूचर स्ट्रेटेजीज। बेसिकली आप सोचो कि आपके पास एक नोटबुक है हर बच्चे की, और आप क्या करते हो, हर टाइम एक को नोट करे हो किस दिन किस टाइम पूरे बच्चे की डिटेल, दिन कहाँ पे आपने उसको ऑब्जर्व किया, क्या आपने ऑब्जर्व किया, फिर आपने उसको लास्ट में एनालाइज किया, ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करती है। तो ये होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्टूडेंट ये ऑफर करती है होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्टूडेंट बाय कैप्चरिंग देयर बिहेवियर स्किल इंटरेक्शन इन द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट है ये इंडिविजुअलाइज असेसमेंट करती है, ये सपोर्ट करती है इंडिविजुअलाइज असेसमेंट बाय प्रोवाइडिंग अ पर्सनलाइज व्यू ऑफ अ स्टूडेंट स्ट्रेंथ चैलेंज एंड अ प्रोग्रेस। आगे ये पेरेंट कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, जैसे एक वैल्यूएबल टूल है जब आप पेरेंट्स मीटिंग में जो आपके काम आता है, बच्चों को ओवरऑल पूरा समझा सकते हो पेरेंट्स को। इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग में ये इन्फॉर्म इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग में हेल्प आउट करती है और स्ट्रेटजीज में हेल्प करती है जो आपको अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल सेट आउट करनी है। और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ ग्रोथ, ये दे document a growth of a student and development over the time serving a historical record of achievement। तो ये लाइक पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन है जो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब टिप्स क्या है इफेक्टिव बनाने के लिए, एक तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मेन ऑब्जेक्टिव पे फोकस करें, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का यूज करो, ठीक है, और इंश्योर करो कि वो एक्यूरेट हो, फ्रेश मेमोरी के साथ लिखा हो कि ये नहीं है कि पुराना बच्चा पहले उसने कुछ गलत किया था तो अब भी बार बार गलती करेगा, ठीक है। इंक्लूड कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन को रखो, एनहांस करो, पूरी डिटेल्ड में लिखो और रेगुलर रिव्यू करते रहो इसको बार बार। नेक्स्ट वन है चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट एक सिस्टमेटिक लिस्ट होती है ऑफ आइटम क्राइटेरिया और बिहेवियर दैट आर used to record, monitor, and assess the presence or absence of a specific element. They provide a structured way to observe and evaluate the task, activities and behavior. ठीक है। अब पर्पस क्या होता है इसका, इसका चेकलिस्ट ऑब्जर्व करती है वेरियस पर्पस इन एजुकेशन इंक्लूडिंग असेसमेंट, मॉनिटरिंग ऑफ अ प्रोग्रेस, इंश्योरिंग द स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट और नॉट। अब इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं, पहला कंपोनेंट होता है क्राइटेरिया। चेकलिस्ट आर कंपोज ऑफ अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया और आइटम दैट नीड टू बी ऑब्जर्व्ड और इवेल्युएटेड। नेक्स्ट होता है स्केल और रिस्पॉन्स ऑप्शन। चेकलिस्ट में इंक्लूड द रिस्पॉन्स ऑप्शन सच एज येस और नो और अ रेटिंग स्केल और इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ लेवल ऑफ attainment of each creation. Next is a observation space. The designated space for the observer to make
to mark or record their observation, often through the check boxes or the other symbol. Or next होता है date and time. Checklist may include the field for recording the date and time of the observation or assessment. अब डिफरेंट टाइप्स की चेकलिस्ट होती हैं एजुकेशन में. टास्क चेकलिस्ट जो यूज की जाती है असेस करने के लिए स्टूडेंट एबिलिटी दैट इट कंप्लीट द स्पेसिफिक टास्क और नॉट. जैसे फॉर एग्जांपल चेकलिस्ट फॉर कंडक्टिंग द साइंस एक्सपेरिमेंट. आगे बिहेवियर चेकलिस्ट फोकस करता है on observable behavior, providing a way to track and assess the behavior pattern. For example, checklist for the classroom behavior like listening, participation and cooperation. Next one is development checklist. ये track करती है child की development across the various domains such as physical, social and cognitive. For example, checklist for a development milestone in a early childhood. आगे होता है assessment checklist और ये डिजाइन की जाती है assess करने के लिए specific skills, knowledge और competency. For example, चेकलिस्ट असेसिंग द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स. अब इंपॉर्टेंस क्या है चेकलिस्ट की. एक तो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है. चेकलिस्ट प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर्ड एंड ऑब्जेक्टिव वे टू असेस एंड डॉक्यूमेंट द स्पेसिफिक क्राइटेरिया इन द बिहेवियर. नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी. दे प्रमोट करती है आपके कंसिस्टेंसी इन द असाइनमेंट बाय प्रोवाइडिंग अ क्लियर क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्डाइजिंग द इवेल्युएशन प्रोसेस. नेक्स्ट वन इज एफिशिएंसी. चेकलिस्ट आर efficient टूल है फॉर क्विक एंड सिस्टमैटिक असाइनमेंट स्पेशली व्हेन ऑब्जर्विंग अ मल्टीपल क्राइटेरिया. अगर आप किसी का कुछ 4-5 चीज़ें बिहेवियर नोट करना चाहते हो लाइक आप मॉर्निंग असेंबली में देखना चाहते हो वेल डिफाइंड यूनिफॉर्म है या नहीं है तो आप इजीली चेकलिस्ट की हेल्प से ये कर सकते हो है ना. प्रोग्रेस मॉनिटरिंग. चेकलिस्ट अनेबल ऑनगोइंग मॉनिटरिंग ऑफ द स्टूडेंट प्रोग्रेस ओवर अ टाइम, फैसिलिटेट द डाटा ड्रिवन डिसीजन. इफेक्टिव टिप्स क्या है इसके लिए लाइक क्लियर क्राइटेरिया होना चाहिए. ठीक है. ट्रेनिंग ऑब्जर्वर जो कर रहा है ना वो ट्रेंड होना चाहिए. रेगुलर रिव्यू होना चाहिए और बैलेंस होना चाहिए. स्ट्राइक अ बैलेंस between having a enough criteria to capture key concept and avoiding the overwhelming number of items. Next one is self evaluation. अब सेल्फ इवेल्युएशन एक प्रोसेस है थ्रू विच जहाँ पे इंडिविजुअल खुद को असेस करता है एंड रिफ्लेक्ट करता है देयर ओन परफॉर्मेंस, बिहेवियर, स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग. इट इन्वॉल्व्स द इंटरसेप्शन और सेल्फ असेसमेंट and the identification of the strength and the areas of the improvement by the individual itself. अब पर्पस क्या होता है इसका. प्राइमरी पर्पस है सेल्फ इवेल्युएशन का कि जो पर्सनल है वो पर्सन है वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को देख सके. ये अलो करता है इंडिविजुअल को टेक अ एक्टिव रोल इन असेसिंग देयर प्रोग्रेस, सेटिंग देयर गोल्स एंड रिफाइनिंग देयर स्किल्स. अब इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस. सेल्फ इवेल्युएशन क्या करती है, इन्वॉल्व करती है रिफ्लेक्टिव practice where individual consider their experience, action and outcome. अब next है goal setting. तो setting professional and personal goals is a key component and these goals are often based upon the identified area of the improvement. अब feedback loop देती है. Self evaluation क्या करती है, एक ongoing process है जो आपको feedback भी time to time provide करती है. Next type of a self evaluation in education. Academic self इवेल्युएशन हो सकती है जहाँ पे आप अपनी ओन एकेडमिक परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हो. प्रोफेशनल सेल्फ इवेल्युएशन हो सकती है जहाँ पे आप अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को लाइक टीचिंग प्रैक्टिस जो आप करते हो उसको इवेल्युएट कर सकते हो. पर्सनल डेवलपमेंट सेल्फ इवेल्युएशन हो सकती है जिसमें आप पर्सनल इमोशनल इंटेलिजेंस को अपनी इवेल्युएट करते हो. इंपॉर्टेंस क्या है सेल्फ इवेल्युएशन की, एक तो सेल्फ अवेयरनेस देती है आपको, दूसरा कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होती है इसकी वजह से, ऑनरशिप ऑफ लर्निंग. Every individual take the ownership of their own learning and the professional development और adaptability है कि easily adapt की जा सकती है और easily आपको चेंज भी कर देती है. अब सेल्फ इवेल्युएशन में क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले होता है रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्ट और एक्सप्रेस एक्शन और असाइनमेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट वर्कड वेल एंड व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड. नेक्स्ट है सेल्फ असेसमेंट. इवेल्युएट करना ओन परफॉर्मेंस, स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग अगेंस्ट द एस्टेब्लिश क्राइटेरिया और गोल. नेक्स्ट है गोल सेट करना. सेट अ रियलिस्टिक मेजरेबल गोल फॉर पर्सनल एंड द प्रोफेशनल डेवलपमेंट. फिर उसके बाद एक्शन प्लान बनाना, स्पेसिफाइड जो स्टेप करता हो स्ट्रेटजीज कि कैसे हम उसको अचीव करेंगे. आगे फीडबैक देना. सीक अ फीडबैक फ्रॉम द प्रीज मेंटर और सुपरवाइजर टू गेन द एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव टू. एंड एडजस्टमेंट एंड आइटरेशन करना, एडजस्ट करना गोल को और एक्शन प्लान को बेस्ड अपॉन द फीडबैक एक्सपीरियंस एंड रिपीट करना अपनी सेल्फ इवेल्युएशन के प्रोसेस को. अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी आते हैं जैसे हो सकता है इंडिविजुअल मस्ट बी माइंडफुल फॉर अ पोटेंशियल बायस एंड वर्क टुवर्ड्स द मेंटेनिंग द ऑब्जेक्टिविटी ड्यूरिंग द सेल्फ इवेल्युएशन. ठीक है, बायस हो सकता है. बैलेंसिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन acknowledging strength and addressing weakness is essential. Or consistency and regulatory. Regular and consistent self-evaluation is crucial for the growth, but maybe हम कभी कभी consistent और regular ना रहे खुद को self evaluate करने के लिए. और last topic है हमारा use of portfolios.
तो सबसे पहले पोर्टफोलियोज होते क्या है? पोर्टफोलियो एक पर्पसफुल और ऑर्गेनाइज कलेक्शन होती है ऑफ अ स्टूडेंट वर्क जो शोकेस करता है देयर अचीवमेंट, प्रोग्रेस, स्किल एंड द रिफ्लेक्शन। यह हमें प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव और एक्सटॉलिक व्यू ऑफ अ स्टूडेंट लर्निंग जर्नी। अब इसका पर्पस क्या है? ये इसके मल्टीपल पर्पस हैं, जैसे इंक्लूड करना असेसमेंट, रिफ्लेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ग्रोथ, और दे आर यूज टू डेमोस्ट्रेट बोथ प्रोसेस एंड द आउटकम ऑफ द लर्निंग। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे आर्टिफैक्ट्स, एक्चुअली एग्जाम्पल्स ऑफ अ स्टूडेंट वर्क इंक्लूडिंग द प्रोजेक्ट, एसेज, आर्ट वर्क, तो वो उन सबको कलेक्ट करके रखना। नेक्स्ट होता है रिफ्लेक्शन, रिटन रिफ्लेक्शन एंड द कमेंट्री बाय द स्टूडेंट अबाउट द सिग्निफिकेंस, चैलेंज एंड लर्निंग एक्सपीरियंस एसोसिएटेड with each artifact। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट बनाना, an organized list or structure that guides the viewer through the content of the portfolio। Next is a table of standard and objective, it is used for assessment, a connection between artifacts and the specific standard or learning objective may be included। अब टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो के होते हैं, जैसे प्रोसेस पोर्टफोलियो हो सकता है जो एम्फेसाइज करता है डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, शोकेसिंग द ड्राफ्ट, रिवीजन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ टू हाईलाइट द ग्रोथ। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होता है जो फोकस करता है फाइनल आउटकम के लर्निंग पे और प्रेजेंट करता है पॉलिश्ड एंड फिनिश्ड वर्क दैट डेमोस्ट्रेट मास्टरी। शोकेस पोर्टफोलियो होता है जो हाईलाइट करता है सेक्शन ऑफ अ स्टूडेंट बेस्ट वर्क ऑफन विद अ फोकस ऑन अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड। असेसमेंट पोर्टफोलियो होता है जो स्पेशली डिजाइन किया जाता है फॉर असेसमेंट पर्पस, लिंकिंग आर्टिफैक्ट टू अ स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्ड। अब इंपॉर्टेंस ये है पोर्टफोलियो का एजुकेशन में क्योंकि ये होलिस्टिक असेसमेंट है। पोर्टफोलियो एक होलिस्टिक असेसमेंट ऑफ अ स्टूडेंट एबिलिटी को प्रोवाइड करता है, इंक्लूड जैसे स्किल्स, नॉलेज एंड लर्निंग प्रोसेस। आगे रिफ्लेक्शन एंड मेटाकॉग्निशन, इनकरेज करते हैं रिफ्लेक्शन और मेटाकॉग्निशन एज अ स्टूडेंट एनालाइज एंड आर्टिकुलेट देयर ओन लर्निंग एक्सपीरियंस। पर्सनलाइज करता है लर्निंग को, ये सपोर्ट करता है पर्सनलाइज लर्निंग बाय अलोइंग द स्टूडेंट टू चूज एंड शोकेस वर्क दैट रिफ्लेक्ट देयर इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ। और ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ डॉक्यूमेंटेशन भी बनाता है। ठीक है, आगे स्टेप्स क्या होते हैं इन क्रिएटिंग एंड यूजिंग द पोर्टफोलियो। तो सबसे पहले आपको सिलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट करनी होती है, चूज द रेंज ऑफ आर्टिफैक्ट्स दैट रिप्रेजेंट द डिफरेंट एस्पेक्ट एंड लर्निंग एंड शोकेसिंग द वैरायटी ऑफ स्किल्स। आगे करना है रिफ्लेक्शन ऑफ राइटिंग लिखनी है, इंक्लूड करना है अपनी रिफ्लेक्शंस को या कमेंट्री को जो आपने आर्टिफैक्ट्स इकट्ठे किए हैं। नेक्स्ट है उसको ऑर्गेनाइजेशन करना, ऑर्गेनाइज द पोर्टफोलियो लॉजिकली विद अ क्लियर स्ट्रक्चर सच एज टेबल, कंटेंट और सेक्शन। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन करना, कंसिडर अ फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन वेदर इट इज डिजिटल, फिजिकल, कैसे। नेक्स्ट फीडबैक और असाइनमेंट लेना, इट इज यूज्ड फॉर द असाइनमेंट, प्रोवाइड criteria for a standard of evaluation, encourage the feedback from the prees and the instructor। नेक्स्ट है चैलेंजेस एंड द कंसिडरेशन, इसमें क्या आती हैं? तो स्टैंडर्डाइजेशन वर्सेस इंडिविजुअलिटी, बैलेंस द नीड ऑफ अ स्टैंडर्डाइजेशन इन असेसमेंट विद द डिजायर टू शो द इंडिविजुअलिटी एंड डिवर्स लर्निंग स्टाइल, ये किसका चैलेंज है? और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, एड्रेसिंग द चैलेंजेस रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी यूज इफ क्रिएटिंग द डिजिटल पोर्टफोलियो, इंश्योरिंग द accessibility एंड द इक्विटी। और रिफ्लेक्शन ऑथेंटिसिटी, इनकरेज करना जेन्युइन ऑथेंटिक रिफ्लेक्शन रेदर देन द सुपरफिशियल रिस्पॉन्स, ये भी एक इसका चैलेंज है। तो आज इसी के साथ हमने यूनिट 4 भी जो 202 का है टीचिंग लर्निंग एंड इवेल्युएशन का कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 की ऑलरेडी नोट्स अपलोडेड है, मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे ऐसी मोटिवेशन मिलती रहे और कल आपको क्वेश्चन पेपर और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो टिप्स ट्रिक्स हैं उसकी भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ। So thank you everyone. So please subscribe the channel.